Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइस आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक मिल जाएगा। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे मेरा टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर कनेक्ट होकर आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हो। देन डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा मैं डेली बेसिस पर बोलता हूँ, वीडियो पर जो लाइक का बटन है उसको दबा देना। आज भी जो हमारा टारगेट है हमेशा की तरह 2K प्लस लाइक्स का रहने वाला है। तो यह है हमारा आज का सबसे पहला और एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ये लगभग कुछ दिनों पहले चर्चा में था, तो इस आर्टिकल को हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पर हम लोग आज इसको कवर करेंगे। स्टेटहुड डे ऑफ गोवा के बारे में जानेंगे। तो 30 मई को स्टेटहुड डे ऑफ गोवा की तरह देखा जाता है। तो 30 मई को गोवा चर्चा में रहता है, उसके बाद यहाँ पर दिसंबर में भी गोवा चर्चा में रहता है। तो ये दोनों महीने में क्यों चर्चा में रहता है, प्लस गोवा का इतिहास क्या है, इसकी हिस्ट्री भी आज हम लोग कवर करने वाले हैं। काफ़ी कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलने वाला है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 पॉलिटी प्लस जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिलेट कर पाओगे। यहाँ पे देख पाओगे पीआईबी का आर्टिकल है, हमारे पीएम ने डायरेक्टली ट्वीट करा है और गोवा के लोगों को बधाइयाँ दी हैं गोवा स्टेटहुड डे के अवसर पर। इसको लेकर और भी वेरियस आर्टिकल्स पब्लिश हुए जैसा हम लोगों ने देखा। सबसे पहली चीज़ हम लोग कवर करेंगे गोवा की लोकेशन को। देखो, कहीं पर भी आप लोग कुछ भी स्टेट के बारे में पढ़ रहे हो, किसी भी कंट्री के बारे में पढ़ रहे हो, रिवर के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसकी लोकेशन देख लिया करो, क्योंकि लोकेशन को लेकर हर साल क्वेश्चंस आते हैं, जिसको आप लोग टॉपिक में सिलेबस का नाम देते हो इंपॉर्टेंट प्लेसेस करके, तो वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये महान भारत, और इंडिया में आपको एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिलेगा गोवा। जब इस मैप को थोड़ा सा जूम करोगे तो कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा, ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ गोवा है। जब इस मैप को थोड़ा सा और जूम करके देखोगे तो यहाँ पे गोवा के आसपास कौन कौन से राज्य हैं, पहले तो इसको देख लेना। ये गोवा हुआ। अब गोवा के ऊपर महाराष्ट्र है, इधर कर्नाटका है और इधर अरेबियन सी देखने को मिलता है। गोवा की कैपिटल पणजी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो ये लोकेशन आप लोग ध्यान में रख सकते हो, और इसी लोकेशन को यहाँ पर एग्जैक्टली डिफाइन किया गया, जो कि मैंने आपके साथ में भी डिस्कस किया है। तो गोवा की कैपिटल पणजी हो गई। गोवा के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपको पता होगा 8वें शेड्यूल के अंदर 22 भाषाएं स्थित हैं। तो इन 22 भाषा में एक भाषा कोंकणी भी है। तो ये जो कोंकणी है यही यहाँ पर गोवा में बोली जाती है। प्लस गोवा किस किस के साथ में बॉर्डर्स को शेयर करता है, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, महाराष्ट्र, कर्नाटका और इधर की साइड से अरेबियन सी पड़ जाता है। आगे आते हैं, अब गोवा के हिस्ट्री के बारे में यानी इसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। देखो, गोवा साल में 2 बार चर्चा में तो आता ही आता है। कब कब आता है, तो एक तो यहाँ पर आता है 19 दिसंबर को, और दूसरी बार यहाँ पर गोवा चर्चा में आता है 30 मई को। तो अभी यहाँ पर मई का महीना निकला है, तो 30 मई को गोवा चर्चा में था। अब ये क्यों चर्चा में था, एक एक करके डिस्कस करेंगे। जब हम लोग इतिहास देखते हैं तो इंडिया आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, और इंडिया जैसे ही आज़ाद हुआ, आज़ाद होने के टाइम पर भी ये जो दमन एंड दीव और गोवा है, यानी दमन एंड दीव आइलैंड और गोवा, ये आपस में एक ही हुआ करता था। तो हुआ क्या, इन यहाँ पर जो है कब्जा जो हुआ करता था वो पोर्चुगीज़ का हुआ करता था। तो हमने पोर्चुगीज़ से बोला, जब देश आज़ाद हो गया तो उनको हमने यहाँ से हटने के लिए बोला कि भाई यहाँ पर गोवा को छोड़कर निकल जाएं, लेकिन पोर्चुगीज़ ने मना कर दिया इस वाले एरिया को छोड़ने से। तो होता क्या है, जब इन्होंने मना कर दिया तो 1961 में भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय को लॉन्च कर दिया। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है, ये गोवा से संबंधित है। तो ऑपरेशन विजय में क्या किया गया, पोर्चुगीज़ से ये दमन एंड दीव और गोवा वाला हिस्सा वापस छीन लिया गया। तो भारत सरकार ने 1961 के अंदर क्या किया, दमन एंड दीव आइलैंड और गोवा वाला हिस्सा वापस से ले लिया। यहीं पर आपको गोवा के बराबर में दमन एंड दीव आइलैंड देखने को मिल जाते, जो कि आज के टाइम पर यूनियन टेरिटरी है। अब होता क्या है, ये सारा काम 1961 में हुआ, और इसीलिए यहाँ पे हमने गोवा को आज़ाद करवाया। तो इसीलिए क्या होता है, 19 दिसंबर को हर साल गोवा लिबरेशन डे की तरह हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, आप लोग ध्यान रखना। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, बोला गया कि जो पोर्चुगीज़ है ये पहले यूरोपियन थे जो कि भारत के अंदर आए। लगभग 1498 के आसपास ये आए थे इंडिया के अंदर, और सबसे आखिरी में इन्होंने इंडिया को छोड़ा है। 1961 में इंडिया को छोड़कर निकले, वो भी भारत ने यहाँ से भगाया है इनको ऑपरेशन विजय लॉन्च कर। अब उसके बाद में यहाँ पर ये तो आपने देख लिया कि हाँ 19 दिसंबर को क्यों चर्चा में रहता है, क्योंकि गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है। क्या क्या हुआ था उस दिन मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं 30 मई के बारे में, जिसकी वजह से आर्टिकल चर्चा में है।
तो 30 मई 1987 के अंदर ये जो टेरिटरी है ये स्प्लिट डाउन हो जाती है, यानी कि इनको दो हिस्सों में बांट दिया जाता है। गोवा अलग कर दिया जाता है और दमन एंड दीव अलग, क्योंकि मैंने आपको बताया ये पहले दमन एंड दीव और गोवा दोनों साथ में हुआ करता था, लेकिन क्या होता है 30 मई 1987 में गोवा एक अलग से राज्य बनकर आता है, तो गोवा को फॉर्म किया गया और दमन एंड दीव यहाँ पर एक यूनियन टेरिटरी बन गई। ठीक है ना, तो इतना आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो एग्जैक्टली जब हम लोग यूनियन टेरिटरी के बारे में चर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपको ये दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव आप लोग देख पाओगे सब एक हो चुकी है, ये पूरे के पूरे यूनियन टेरिटरी है। लगभग यहाँ पे आपको टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिल जाती हैं। जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख आर्टिकल 370 के हटने के बाद ये बन गई हैं। उसके बाद दिल्ली, देन चंडीगढ़, देन उसके बाद दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, देन इधर लक्षद्वीप, देन पुडुचेरी, देन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये आपको 8 यूनियन टेरिटरीज देखने को मिल जाती हैं। अब आपसे यहीं पर एक क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि इन 8 यूनियन टेरिटरीज में से कौन सी ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं और उनके नाम बताने हैं जिसके अंदर आपको लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलती है। तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ये सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है ना, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि 19 दिसंबर को क्या हुआ था और 30 मई को क्या हुआ था, और इसी वजह से गोवा चर्चा में रहता है। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन बने गोवा को लेकर तो आई होप आप यहाँ पे इसको हमेशा ही सॉल्व कर पाओगे। इतना क्लियर हुआ। आगे आते हैं। अब यहाँ पे गोवा की ज्योग्राफी के बारे में कवर करें तो गोवा का एक सबसे हाईएस्ट पॉइंट है सोनसोगर। अब ये भी चर्चा में हो सकता है और क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये लगातार इशू में देखने को मिलता है। तो सोनसोगर जो है एक हाईएस्ट पीक पॉइंट आपको गोवा के अंदर देखने को मिलेगा। लगभग यहाँ पर आप कह सकते हो ये 126 मीटर अबव द सी लेवल ये एग्जैक्ट लोकेशन देखने को मिलती है। तो ये कुछ एरिया, ये कुछ लोकेशन है, ये कुछ पिक्चर्स आपको इंटरनेट पर देखने को मिल जाती हैं सोनसोगर की। ओके, फिर उसके बाद में गोवा के अंदर आपको 7 बड़ी बड़ी मेजर रिवर्स आपको देखने को मिल जाती हैं। और वो कौन कौन सी रिवर है? जुआरी हो गया, फिर उसके बाद मंडोवी, तेराखोल, चापोरा, उसके बाद यहाँ पर गालगी बाग हो गया, कुंबारजुआ कैनाल, देन तालपोना एंड साल। ये सारी रिवर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रही होंगी। फिर उसके बाद गोवा के अंदर जो ज़्यादातर सॉइल पाया जाता है वो लेटरेट सॉइल आपको देखने को मिलता है। ये गोवा की ज्योग्राफी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो चुकी है। गोवा के अंदर कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क देखने को मिलते हैं तो ये भी ध्यान रखना, क्योंकि हर साल एक ना एक ऐसा क्वेश्चन बनता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को लेकर या नेशनल पार्क को लेकर कहाँ पर स्थित है। आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे, क्योंकि द हिंदू के वीडियो में डेली बेसिस पर आपके साथ में जब मैं क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ तो आपने देखा होगा काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। तो यहाँ पर डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी हो गया, देन उसके बाद माइदई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेत्रवली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन भगवान महावीर सेंचुरी, देन मोलेम नेशनल पार्क। तो ये सारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स देखने को मिलते हैं गोवा के अंदर में। तो ये कुछ छोटा सा आर्टिकल था, स्किप हो चुका था, पहले छूट चुका था, तो उसको मैंने यहाँ पे कवर कर लिया है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डे को कवर करेंगे। अब इंपॉर्टेंट डे में यहाँ पर सबसे पहला 1 जून को क्या मनाया जाता है हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। देखो, हर साल 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे की तरह देखा जाता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे का क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये ध्यान में रखना। पहली बात तो वन डे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा कि वर्ल्ड मिल्क डे कौन से दिन सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो तो 1 जून को सेलिब्रेट किया जाएगा। तो यहाँ पर आपसे वन डे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, लेकिन यूपीएससी के अंदर आपसे एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, तो यहाँ से आराम से रिलेट हो जाएगा। उसके बाद ये आप देख पाओगे लगातार काफ़ी सारे आर्टिकल्स इसके ऊपर पब्लिश हुए हैं। तो वर्ल्ड मिल्क डे की आपने जो डेट है वो ध्यान रखनी है, 1 जून। हर साल 1 जून को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और ये जो 1 जून को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस दिन को किसने एस्टेब्लिश किया था? तो ये दिन एस्टेब्लिश किया गया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर 2001 में हमने सबसे पहली बार इस दिन को सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था। और इस दिन को सेलिब्रेट करने का मेजर फोकस है कि हम लोग अपने डेयरी सेक्टर को एक इम्पॉर्टेंस दें। और आपको पता होगा जब भी हम लोग कोई दिन सेलिब्रेट करते हैं तो उसका एक थीम भी होता है। तो अब की बार का वर्ल्ड मिल्क डे 2022 का थीम क्या है? तो 2022 का थीम है डेयरी नेट ज़ीरो। डेयरी नेट ज़ीरो अब की बार का थीम है। इसका मतलब यह है कि हमारा मेजर फोकस है कि जो डेयरी सेक्टर से हो रहा पोल्यूशन है उसको हम लोग कम करें। आने वाले 30 साल के अंदर जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है डेयरी इंडस्ट्री से, उसको हम लोग को कम करना है। एक प्रॉपर अच्छे एनवायरनमेंट की तरफ चलना है। जो भी यहाँ पर डेयरी सेक्टर से काफ़ी सारा वेस्ट वगैरह, कूड़ा करकट जनरेट होता है, उसको हम लोग प्रॉपरली मैनेज करेंगे। ये हमारा बेसिकली थीम है। तो थीम यहाँ पर 3 शब्दों का है, डेयरी नेट ज़ीरो। उसके बाद आते हैं आगे। अब यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं डेयरी की, तो
इस दिन की, वर्ल्ड मिल्क डे की, तो इसमें इसके काफ़ी सारे फीचर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पर इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं ताकि हम लोग क्या कर सकें, जो हमारा डेयरी सेक्टर है उसको एक इंपॉर्टेंस दे सकें, प्लस यहाँ पर हम लोग बता सकें कि आखिरकार डेयरी सेक्टर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है आज के टाइम पर पूरे वर्ल्ड में। इनफैक्ट अच्छे फूड की तरह वो जाना जाता है, हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, न्यूट्रिशन की बेसिस पर काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट यहाँ पे बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो इसी सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हैं, यहीं से वो अपना जो जीवन है वो व्यतीत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग देख पाते हैं। तो इस प्रकार से डेयरी सेक्टर का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस मिल जाता है। लेकिन अब जो डेटा बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस खाली इसको ध्यान से सुनते हुए चलना। इंडियन डेयरी सेक्टर के बारे में अगर हम लोग चर्चा करें तो भारत दुनिया का एक लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर है। दुनिया भर का जितना भी दूध का प्रोडक्शन होता है उसका 22% हम लोग करते हैं। उसके बाद में अमेरिका हो गया, देन चाइना, देन पाकिस्तान, देन ब्राज़ील। तो यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो इंडिया वन ऑफ द टॉप कंट्री है जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है मिल्क का। देन यहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया ने एक बहुत अच्छी ग्रोथ पाई है यहाँ पर। जब आप लोग देखोगे तो 2014 के आसपास जो हमारी ग्रोथ थी, हम लोगों ने 2014 के अंदर 146.31 मिलियन टन तक का जो दूध है उसका प्रोडक्शन किया था। लेकिन साल 2020-21 के अंदर जो ये दूध का प्रोडक्शन है वो 209.96 मिलियन टन तक का पहुंच चुका है। तो एक लगातार एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट मिल्क प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें तो उसको लेकर हमारे पास एक डेटा यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस डेटा के अंदर बताया गया 2017-18 में जब आप देखोगे तो 176.35 मिलियन टन के आसपास दूध का प्रोडक्शन किया गया था। फिर लगातार 17 से 18, फिर 19, फिर 20 में जब आप लोग देखोगे तो लगभग यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। देन मेंशन किया गया कि जो टॉप 5 मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है वो कौन कौन से हैं। तो भारत के अंदर यहाँ पे आप लोग ध्यान रखना, कोई मेंस में क्वेश्चन आता है डेयरी सेक्टर को लेकर तो आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हो, प्लस यहाँ पे कोई प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो भी सॉल्व कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें भारत के अंदर राज्यों के मामले में तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा डेयरी का प्रोडक्शन किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर मिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के बाद में राजस्थान, देन मध्य प्रदेश, देन गुजरात, देन आंध्र प्रदेश, देन पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार और तमिलनाडु। फिर आते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया है कि इंडिया की जो रैंक है वो फर्स्ट नंबर पर है मिल्क प्रोडक्शन के टर्म्स में। इंडिया जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें दुनिया भर में जितना भी दूध का प्रोडक्शन होता है उसमें 23% कॉन्ट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ भारत का है। कौन कौन से स्टेट्स यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देते हैं ये भी हमने डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद 1961 से लेकर 2021 तक के बीच का जब आप लोग डेटा देखते हो तो कौन कौन से देश दुनिया में टॉप पर रहे हैं डेयरी प्रोडक्शन के मामले में, तो इसमें टॉप पर भारत रहा है। जो ये आपको ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है ये बेसिकली एशिया को डिनोट करता है, और जो येलो कलर की लाइन दिख रही है साउथ अमेरिका को डिनोट करता है, और यहाँ पर आपको जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही होगी ऑस्ट्रेलिया को डिनोट करता है। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग दिए गए हैं डेटा, तो आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया जो ब्लू कलर की लाइन है ये ऑस्ट्रेलेशिया को डिनोट करता है। तो बताया जाता है कि भाई देखो इंडिया जो है लगभग हमेशा से टॉप पर है, इंडिया बहुत आगे है इन सभी कंट्रीज से। उसके बाद अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना, ब्राज़ील, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर कंट्रीज़ की रैंकिंग आप लोग देख पाओगे। तो ये था कुछ डेटा। आई होप आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। अब हम लोग जब बात करते हैं डेयरी सेक्टर की तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अभी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन ध्यान रखना, ये हम लोगों ने बात की है वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में। अब वर्ल्ड मिल्क डे के बारे में जब हम लोगों ने देखा तो 1 जून को हर साल वर्ल्ड मिल्क डे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन वर्ल्ड मिल्क डे के साथ साथ हम लोग अपने कंट्री में नेशनल मिल्क डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो जो नेशनल मिल्क डे होता है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो बेसिकली ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल 2 बार चर्चा में आता है। जो नेशनल मिल्क डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ये बेसिकली डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट करते हैं। अब ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन कौन है? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इन्हीं का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इन्हीं की वजह से आज के टाइम पर भारत के अंदर इतना ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन हो पाता है। इनफैक्ट जो वाइट रिवॉल्यूशन है, यानी कि आप कह सकते हो जिसको हम लोग सफ़ेद क्रांति बोलते हैं, ये बेसिकली यहाँ पर वाइट रिवॉल्यूशन डिनोट करता है मिल्क को, दूध को। तो दूध के अंदर इंडिया के अंदर एक रिवॉल्यूशन आया था और उस रिवॉल्यूशन के फादर यहाँ पर ये हैं, और इन्हीं की वजह से यहाँ पर दूध का प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो पाया है। इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1921 के अंदर। तो इसी वजह से हर साल 26 नवंबर को हम लोग नेशनल मिल्क डे की तरह भी सेलिब्रेशन करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च करने वाले यही व्यक्ति हैं। ऑपरेशन फ्लड के चीफ आर्किटेक्ट, ऑपरेशन फ्लड को हम लोग वाइट रिवॉल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इंडिया आज के टाइम पर लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर बन पाया दुनिया के अंदर इनकी वजह से। प्लस जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है वो इन्होंने एस्टेब्लिश करे। आपने अमूल का नाम सुना होगा, तो वो जो अमूल है इस
द टेस्ट ऑफ इंडिया करके। अमूल के आज के टाइम पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। इस पूरे अमूल ब्रांड के जो मतलब बनाने वाले व्यक्ति हैं वो यहाँ पर यही हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अमूल के बाद में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग कंपनी फेडरेशन लिमिटेड को इन्होंने बनाया, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड को इन्होंने बनाया, तो ये सारे काम इनके थ्रू करे गए। फिर उसके बाद यहाँ पर बताया जाता है इनको काफ़ी सारे अवार्ड से सम्मानित किया जाए, जैसे अवार्ड रामन मैगसेसे अवार्ड दिया गया 1963 के अंदर, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया 1999 के अंदर। तो ये कुछ इस प्रकार से काफ़ी सारे अवार्ड्स इनको सम्मानित किया गया है। बाकी कुछ और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो नेशनल मिल्क डे के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर जान लिया है। फिर उसका डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन की तरह जाने जाते हैं। ऑपरेशन फ्लड के लिए भी यहाँ पर जाने जाते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि काफ़ी सारे अवार्ड से इनको ऑलरेडी सम्मानित किया गया है। अमूल के फाउंडर हैं। तो यहाँ पे अवार्ड आप लोगों ने देख लिया, मैगसेसे अवार्ड, कृष्ण रत्न अवार्ड, वर्ल्ड फूड प्राइज़, और उसके बाद में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया 1965 में, पद्म भूषण 1966 के अंदर, पद्म विभूषण 99 के अंदर। तो ये सारे अवार्ड्स से सम्मानित किया गया इनको। ऑपरेशन फ्लड क्या है मैंने आपको बता दिया। ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया था 13 जनवरी 1970 में। तो ध्यान रखना, ऑपरेशन फ्लड किस चीज़ से संबंधित है, किसी बाढ़ से संबंधित नहीं है, ये मिल्क से संबंधित है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए क्वेश्चन बहुत आराम से बन सकता है। तो इस ऑपरेशन फ्लड को 13 जनवरी 1970 में लॉन्च किया गया। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था। 30 साल के अंदर अंदर क्या हुआ, ये जो ऑपरेशन है, इसी ऑपरेशन की मदद से जो मिल्क का प्रोडक्शन है भारत के अंदर वो डबल हो गया। डबल होने के साथ साथ फार्मर्स को बहुत बड़ा रोजगार मिला, और इसी को हम लोग वाइट रिवॉल्यूशन नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक क्रांति आ चुकी थी, फार्मर्स का एक बेसिकली दबदबा बन चुका था इस वाइट रिवॉल्यूशन के टाइम पर। और ये जो वाइट रिवॉल्यूशन था इसके अपने आप में 3 पहली थी, 3 फेज़ थे, ठीक है। 3 फेज़ में ये पूरी तरह से वाइट रिवॉल्यूशन कंडक्ट किया गया। फेज़ 1 1970 से लेकर 1980 के बीच तक यहाँ पर चला, जहाँ पर हमने मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारा फाइनेंस वगैरह आया हमारे पास। उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे फेज़ 2 1981 से लेकर 1985 तक। इसको जानने की ज़रूरत नहीं है कि इस फेज़ में क्या क्या हुआ, बस खाली इतना ही ध्यान रख सकते हो कि हाँ, वाइट रिवॉल्यूशन के अंदर 3 फेज़ देखने को मिले थे। बाकी डॉक्टर वर्गीस कुरियन के बारे में आपने ये सारी बातें देख ली हैं, ठीक है। अमूल ब्रांड के लिए जो आज के टाइम पर रिस्पॉन्सिबल है, अमूल ब्रांड को क्रिएट करने वाले व्यक्ति हैं, आपने ऑलरेडी जान लिया है। और फिर उसके बाद इंटरेस्टिंगली एक फैक्ट बताया जाता है इनके बारे में। फैक्ट ये है कि भाई यहाँ पर दुनिया के अंदर दूध का प्रोडक्शन के अंदर एक क्रांति इनके थ्रू ही लाई गई थी, लेकिन ये यहाँ पर खुद दूध नहीं पीते थे, मतलब खुद यहाँ पर ये मतलब शौकीन नहीं थे मिल्क के, लेकिन मिल्क का प्रोडक्शन किया इन्होंने दुनिया में। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है ये इनको लेकर। इतना जान लिया आपने। अब यहाँ पर हमने जब इसके बारे में कवर किया तो एक और छोटी सी इन्फॉर्मेशन जानेंगे, वो यह है कि इंडिया की जो सरकार है वो डेयरी सेक्टर के लिए क्या क्या कर रही है। डेयरी सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इतने सारे लोग यहाँ पर रोज़गार लिए हुए हैं, तो भारत क्या कर रहा है। तो भारत ने अलग अलग इनिशिएटिव चला रखे हैं। पहला इनिशिएटिव हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है। ध्यान रखना, मेंस में डायरेक्टली क्वेश्चन बन लिया जाता है। आपने देखा होगा कि पूछ लिया जाता है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के रिगार्डिंग। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन, ये मिशन को लॉन्च किया गया था ताकि हम लोग क्या कर सकें, हम लोग जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकें इस गाय भैंस की पॉपुलेशन के अंदर। तो गाय भैंस के अंदर जो जेनेटिक्स हैं इनके वो अपग्रेड करें। अगर वो अपग्रेड होंगे तो उससे यहाँ पर उनके मिल्क के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो दुगना होना चालू हो जाएगा, वो बढ़ना चालू हो जाएगा। तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन का ये काम था। उसके बाद गोपाल रत्न अवार्ड 2021, ये भी एक इनिशिएटिव है। गोपाल रत्न अवार्ड ये बेसिकली दिया जाता है सभी फार्मर्स को और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियंस को प्लस कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, ये इन लोगों को अवार्ड दिया जाता है ताकि यहाँ पर इनको हम लोग एंकरेज कर सकें और वो डेयरी सेक्टर के अंदर और ज़्यादा काम करें। अब यहाँ पर आपने एक टर्म देखा होगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्नीशियन। तो ये इंसेमिनेशन टेक्नीशियन कौन से होते हैं आपको बताऊंगा अभी मैं, क्योंकि इसी को लेकर भारत सरकार का एक इनिशिएटिव भी है, नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सर्विस देते हैं फार्मर्स को, बिल्कुल उनके घर पर ये सर्विस दी जाती है। इसके अंदर क्या होता है तो आपको पता चल रहा होगा इंसेमिनेशन में क्या किया जा रहा है। ये बेसिकली जानबूझकर हम लोग क्या करते हैं, फीमेल के अंदर जो स्पर्म है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। फीमेल के अंदर स्पर्म को डाला जाता है ताकि यहाँ पर फीमेल को प्रेग्नेंट किया जा सके, यानी फीमेल काऊ को जो है इसके एक प्रेगनेंसी के स्टेज पर लेकर आया जा सके। तो यहाँ पर जो नेचुरल प्रोसेस सेक्सुअल इंटरकॉर्स नहीं किया जाता है, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है कि डायरेक्टली सीमन को यहाँ पर डाला जाता है फीमेल के अंदर में ताकि यहाँ पर वो प्रेगनेंसी के स्टेज पर आए। इसी को हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का नाम देते हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर काफ़ी सारी बातें जानी होंगी। तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस आर्टिकल के अंदर। मतलब अब यह है कि आर्टिकल आपका पूरी तरह से तैयार है। डेयरी सेक्टर, मिल्क सेक्टर, नेशनल मिल्क डे, वर्ल्ड मिल्क डे, यहाँ पर मैंने सारे एस्पेक्ट कवर करने की कोशिश करी है।
कोई भी क्वेश्चन आता है डेफिनेटली आप लोग सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो वनडे एग्जामिनेशन में आए, चाहे वो यहाँ पर प्रीलिम्स में आए, चाहे वो मेंस में आए, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आर्टिकल को तैयार किया गया। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज़बरदस्त है, जीएस पेपर 3 डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेट कर पाओगे। अस्त्रा MK1 मिसाइल के बारे में चर्चा की जा रही है, तो साइंस एंड टेक और साथ ही साथ डिफेंस एंड सिक्योरिटी दोनों से रिलेट हो जाएगा। तो अभी हम लोगों ने अभी डील कर ली है, भारत यहाँ पर डील कर चुका है इस अस्त्रा MK1 मिसाइल की। तो ये जो मिसाइल है ये बेसिकली एक एयर टू एयर मिसाइल है। इस मिसाइल को हम लोग परचेज कर रहे हैं। हम लोगों ने डील किसके साथ में करी है, तो अपने कंट्री के साथ में, ऐसा नहीं है कि दूसरे देश के साथ में डील करी है। हमारे कंट्री में हैदराबाद बेस्ड पब्लिक सेक्टर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, तो इसी BDL ग्रुप के साथ में हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। और यही जो बॉडी है ये हम लोग को अस्त्रा मार्क 1 की जो मिसाइल है ये बेचेगी, यानी कि बनाकर ये हमें देगी। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये साइन किया गया है लगभग 2971 करोड़ का। ये जो मिसाइल है जब ये तैयार हो जाएगी, हमारे पास आ जाएगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास जब जैसे ये मिसाइल आएंगी तो इस मिसाइल को हम लोग अपनी एयरफोर्स को भी देंगे और साथ ही साथ हमारी नेवी को भी देंगे, क्योंकि नेवी के पास भी काफ़ी सारे प्लेन्स वगैरह होते हैं, तो उसके अंदर यहाँ पर हम लोग इस मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अस्त्रा मिसाइल के बारे में जाना आपने। नाउ अस्त्रा मिसाइल और इसके अदर वेरिएंट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। जब हम लोग बात करें अस्त्रा मिसाइल की, तो ये कोई नया मिसाइल नहीं, क्योंकि आज आप लोग सुन रहे होंगे अस्त्रा मार्क 1, तो ये बिल्कुल नया सा लग रहा है कि भाई कोई नया मिसाइल लॉन्च कर दिया गया है, नया मिसाइल इंडिया के अंदर बन रहा है, ये इसको लेकर डील करी गई है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे जब आप बात करते हो अस्त्रा इनिशिएटिव की, तो इस अस्त्रा प्रोजेक्ट को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था साल 2000 में। और यहाँ पर हमने फोकस किया था कि हम लोग इसके ऊपर लगातार अलग अलग वेरिएंट्स लेकर आएंगे। और 2017 के अराउंड क्या हुआ कि जो मार्क MK1 जो वर्जन है इसको कंप्लीट कर लिया गया। फिर और भी सक्सेसफुल टेस्ट वगैरह कंडक्ट करे गए। 2017 से हम लोग लगातार टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग टेस्ट जो कंडक्ट कर रहे हैं वो सुखोई 30 MKI से किया जा रहा है। यानी कि क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो ये अस्त्रा MK1 मिसाइल है ये एयर टू एयर मिसाइल है, यानी कि हवा से हवा में छोड़ने वाला है। एक होता है एयर टू एयर मिसाइल, फिर उसके बाद यहाँ पे होता है सरफेस टू एयर मिसाइल, है ना। तो ये आपको मिसाइल्स कुछ देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे एयर टू सरफेस मिसाइल होता है, तो इसका मतलब है हवा में ही छोड़ दिया जाएगा। हवा में छोड़ने के लिए हमें एक व्हीकल चाहिए होगा, तो वहाँ मेरे पास सुखोई 30 MKI है। तो ये जो सुखोई 30 MKI है इसी के अंदर इस मिसाइल को इंस्टॉल किया जाएगा और इंस्टॉल करने के बाद हवा में यहाँ पर इसको छोड़ दिया जाएगा। तो ये बेसिकली एयर टू एयर मिसाइल आपको देखने को मिल जाती है। अब मैंने आपको बता दिया ये लगभग 3000 करोड़ के आसपास की डील कर ली गई है भारत सरकार ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पर BDL से डील करी है। और ये जो मिसाइल है कुछ इस प्रकार से नज़र आती है अस्त्रा। इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग यहाँ पर बताई जाती है 1.78 mm की है, और इसकी जो लंबाई है वो 3.84 मीटर लंबाई देखने को मिलती है। प्लस इसका जो वज़न है वो लगभग 154 किलोग्राम्स के आसपास का वज़न है। हवा से हवा में वार करने वाला ये मिसाइल है, तो इसी वजह से इसको हम लोग एयर टू एयर मिसाइल बोलते हैं। इंडियन नेवी की जो पावर है वो बढ़ जाएगी जैसे ये मिसाइल हमारे पास में आती है। नाउ अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये जो अस्त्रा MK1 मिसाइल है ये बेसिकली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। पहला चीज़ समझ में ही नहीं आया होगा यार ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल क्या होता है, BVR क्या होता है। बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब सिंपल सा यह है आप कितनी दूर तक देख सकते हो। आप जितनी दूर तक देख सकते हो उससे भी आगे ये मिसाइल जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं बियॉन्ड विजुअल रेंज। जहाँ तक आप देख पाते हो उससे भी आगे जाती है। और डिफेंस के टर्म्स में मतलब कि जो डिफेंस है हमारा वो ये बोलता है कि एक व्यक्ति लगभग 20 नॉटिकल माइल्स तक देख सकता है, यानी 36 से 37 किलोमीटर दूरी तक देख सकता है आराम से। तो ये मिसाइल उससे भी आगे तक जाती है, ध्यान रखना। तो ये हो गया हमारा बियॉन्ड विजुअल रेंज का मतलब। फिर उसके बाद में ये एयर टू एयर मिसाइल है, ये हमने ऑलरेडी जान लिया है। फिर उसके बाद में इसकी जो रेंज वगैरह है वो 110 किलोमीटर के आसपास की रेंज देखने को मिल जाती है। प्लस ये MK1 वाला है, ठीक है, जिसको हम लोग अभी ले रहे हैं, जिसको लेकर एक डील की गई है। उसके बाद एक MK2 वाले मिसाइल जो है इसको भी तैयार किया जा रहा है, ये भी डेवलपमेंट पर है। MK3 वाला भी डेवलप किया जा रहा है। फिर उसके बाद कुछ छोटे छोटे मिसाइल्स को भी डेवलप किया जा रहा है जो कि MK1 से भी छोटा होगा। तो MK नाम के बहुत सारे मिसाइल्स और भी आने वाले टाइम पर चर्चा में आएंगे, तो ध्यान रखना। इन मिसाइल्स को डिज़ाइन और डेवलप किया जा रहा है DRDO के थ्रू, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये यहाँ पर हैदराबाद के साथ में मिलकर इन मिसाइल्स को बना रहा है। जब हम लोग मिसाइल्स के बारे में चर्चा करते हैं तो अलग अलग प्रकार की मिसाइल्स होती हैं, जैसे सरफेस टू सरफेस मिसाइल हो गया, इसमें शॉर्ट रेंज मिसाइल होती है, लॉन्ग रेंज मिसाइल होती है। शॉर्ट रेंज मिसाइल आज के टाइम पर हमारे पास पृथ्वी 1, 2, 3 है, धनुष है, अग्नि-1 है, शौर्य है, प्रहार है। अग्नि के और भी मिसाइल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, सबमरीन से लॉन्च करने वाली मिसाइल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद क्रूज मिसाइल हमारे पास काफ़ी सारी हैं। शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि थोड़ी दूर के लिए बनाई जाती है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है।
फिर उसके बाद में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल आपको ये देखने को मिल जाती है। तो ये काफ़ी सारी मिसाइल्स हमारे पास ऑलरेडी देखने को मिलती हैं। कौन कौन सी हैं वो सब यहाँ पर इस PDF के अंदर इस पिक्चर में आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है, आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो। और ये स्लाइड वापस रिपीट हो चुकी है, नहीं यहाँ पर इसके इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा की जा रही है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है, ये मतलब जनरल सी बातें हैं। इस स्लाइड की जो बातें हैं ना, ये आपके दिमाग में खुद आएंगी। आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ये जो अस्त्रा MK1 मिसाइल है, इसको हम लोग परचेज़ कर रहे हैं, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, इसका फ़ायदा क्या हो सकता है? तो सबसे पहला फ़ायदा सर यही होगा कि जो फॉरेन सर्विसेज हैं, यानी जो फॉरेन सोर्सेज हैं, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। आज के टाइम पर हम लोग इस प्रकार की जो मिसाइल्स हैं वो अलग अलग देशों से परचेज़ कर रहे हैं। अब क्या होगा, हम उसको खुद अपने देश के अंदर बनाएंगे, तो इससे क्या होगा, बाहर विदेशी कंट्री के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। सिंपल सा ये आपके दिमाग में पॉइंट एज इट इज़ आ गया होगा। दूसरा यहाँ पर पॉइंट मेंशन किया गया, दूसरा इंपॉर्टेंस इसका यह है कि अगर हम लोग बात करें, बहुत सारी मिसाइल्स को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे हथियार हम लोग फ्रांस, USA, उसके बाद रशिया, है ना, तो इन कंट्री से हम लोग परचेज़ करते हैं, इजराइल से परचेज़ करते हैं। लेकिन होता क्या है, बहुत सारी मिसाइल भी हम लोग परचेज़ करते हैं और बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट मिसाइल है उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहेंगी जितनी इस MK1 वाली मिसाइल की क्वालिटी अच्छी रहने वाली है। तो टेक्नोलॉजिकली और इकोनॉमिकली दोनों तरीके से यह मिसाइल काफ़ी अच्छी होगी। टेक्नोलॉजी बेसिस पर काफ़ी आगे है, प्लस यहाँ पर इकोनॉमिकली बेसिस पर यानी कि काफ़ी सस्ती पड़ेगी। हम इसको खुद अपने कंट्री में बनाएंगे तो, और खुद कंट्री में बनाएंगे तो इससे एम्प्लॉयमेंट वगैरह भी जनरेट होता हुआ नजर आएगा, तो और भी वेरियस बेनिफिट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद बताया गया, तीसरा पॉइंट यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस यह है, हम इस मिसाइल को किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ में इंटीग्रेट यानी उसके साथ में जोड़ सकते हैं। जैसे सुखोई 30 MKI फाइटर एयरक्राफ्ट के अंदर इस मिसाइल को इंस्टॉल कर दो, इस एयरक्राफ्ट से मिसाइल लॉन्च कर दो, या फिर लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ में इंटीग्रेट कर दो, या MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ में, जो हमारे नेवी का जो एयरक्राफ्ट करियर है ना, नेवी के पास जो है MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट, तो यहाँ पे हमारी नेवी भी इसका इस्तेमाल कर सकती है, हमारी एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर सकती है। तो हम लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से इस मिसाइल का यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करेगा। तो ये सारे फ़ायदे आपको देखने को मिल जाते हैं इस मिसाइल के। क्लियर हुआ? अगले आर्टिकल पर आते हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जामिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर चीता रीलोकेशन के बारे में चर्चा की जा रही है। चीता को इंडिया के अंदर वापस से रीलोकेट करा जा रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल को आप लोग GS पेपर 3 एनवायरमेंट और साथ ही साथ हमारा कंजर्वेशन का टॉपिक देखने को मिल जाता है, वहाँ से आप लोग इसको रिलेट कर सकते हो। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जहाँ पर मेंशन किया गया कि हम लोग अभी नवंबर तक क्या करने वाले हैं, चीता को री इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। भारत में चीता ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है बहुत साल पहले ही। हम भारत में चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, यानी कि विलुप्त प्रजाति डिक्लेयर कर चुके हैं। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो नवंबर तक इन चीता को खरीदेगी। कहाँ से लेकर आ रहे हैं हम लोग? अफ्रीका से लेकर आ रहे हैं। इसी वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे जब आप लोग देखोगे तो इंडिया जल्दी रिलीज़ नहीं करेगा, रिसीव करेगा। ये स्पेलिंग गलत हो चुकी है, मतलब पूरा चीज़ ही गलत हो चुका है, ये पूरा वर्ड गलत हो चुका है। तो इंडिया जल्दी यहाँ पर चीता को रिसीव करने वाला है। कहाँ से रिसीव करेगा? साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में सबसे नीचे आपको साउथ अफ्रीका देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका के साथ साथ नामीबिया साउथ अफ्रीका के जरा सा ऊपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इन कंट्रीज से हम लोग इन चीता को लेकर आएंगे। कहाँ पे लेकर आने वाले हैं? मध्य प्रदेश के कुनो पालपुर के अंदर यहाँ पर लाया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो चीता है उसको वापस से भारत में लेकर आया जाए। क्योंकि आपको ध्यान रखना है, भारत के अंदर जो चीता है वो ऑलरेडी 1952 के अंदर एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, यानी कि ये चीता खत्म हो चुका है। चीता एक विलुप्त प्रजाति है, 1952 में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। हमारे देश में आखिरी बार चीता बेसिकली 1947 में छत्तीसगढ़ में दिखाई पड़ा था। तो आप समझ सकते हो कितना लंबा टाइम हो चुका है, अभी तक चीता नहीं देखने को मिला है। इसी वजह से वापस से चीता को इंट्रोड्यूस करने के बारे में चर्चा की जा रही है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे तैयार हो चुकी हैं। और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये काफ़ी लंबे समय पहले से इस चीज़ की तैयारी कर रहा है कि हाँ बिल्कुल भारत के अंदर इसको री इंट्रोड्यूस किया जाए। तो ध्यान रखना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से हम लोग इन चीता को लेकर आ रहे हैं। अब ये जो चीता है ये बेसिकली यहाँ पर सबसे पुराना बिग कैट स्पीशी देखने को मिलती है, यानी कि हमारी जो चीता है एक तरीके से बिल्ली की प्रजाति है एक, तो वो एक बहुत पुरानी प्रजाति है। लगभग ये कितनी पुरानी प्रजाति है? तो 5 मिलियन साल पुरानी। मायोसीन एरा से ये बिलोंग करती है। जब हम लोग एरा की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको ये जियोलॉजिकल टाइमिंग देखने को मिलती है। इसमें एक आता है जुरासिक टाइम, डायनासोर वाला टाइम। ठीक है, 206 मिलियन साल पहले की बात। ठीक है, जुरासिक टाइम के अंदर भी अर्ली मिडिल लेट है। फिर उसका क्रेटेशियस टाइम अर्ली लेट आता है। फिर टर्शरी के टाइम, यानी कि ये हमारा एक एरा आता है सेंजोनिक एरा। सेंजोनिक एरा के अंदर कुछ पीरियड से टर्शरी पीरियड आता है। इसके अंदर एक और छोटा सा पीरियड आता है मायोसीन का।
अभी जो मायोसीन है लगभग यहाँ पे 5 मिलियन साल पहले के बारे में चर्चा की जा रही है, तो 5 मिलियन ईयर्स पहले ये चीता देखने मतलब ये चीता को ट्रैक किया गया था। ये चीता इतना पुराना जानवर आपको देखने को मिलता है। और चीता यहाँ पर दुनिया का एक फास्टेस्ट लैंड एनिमल देखने को मिलता है, जो कि अफ्रीका और एशिया में पाया जाता है। इनफैक्ट अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो आप लोग ध्यान रख सकते हो। तो अफ्रीका से हम लोग लेकर आ रहे हैं बोत्सवाना, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग लेकर कहाँ पे आ रहे हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश के जो कोनो नेशनल पार्क है वहाँ पे हम लोग लेकर आ रहे हैं। अब वहाँ पे क्यों लेकर आ रहे हैं, तो उसके पीछे के भी कुछ कारण हैं, आगे मैं आपको बताऊँगा, थोड़ा सा रुको तभी आगे आपको समझ में आएगा। नाउ आपने काफ़ी बार देखा होगा चीता और इन लेपर्ड, इन सबको देखा होगा, तो आप सोचते होंगे यार सब कुछ एक ही तो है, ये इसमें कोई डिफरेंस थोड़ी ना है। देखो डिफरेंस है, चीता अलग है, लेपर्ड अलग है और जैगुआर अलग है। ये तीनों ही यहाँ पर अलग अलग जानवर देखने को मिलते हैं। जब हम लोग बात करते हैं चीता की, तो चीता के बॉडी के ऊपर आपको सॉलिड कलर के ब्लैक स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। जब हम लोग बात करते हैं लेपर्ड की, तो लेपर्ड के ऊपर इस प्रकार से थोड़े से बड़े स्पॉट्स देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में जैगुआर की बात करते हैं, तो जैगुआर के बॉडी के ऊपर और बड़े बड़े स्पॉट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन जो चीता है उस पर यहाँ पे गोल गोल छोटे छोटे स्पॉट्स आपको देखने को मिलता है, तो चीता आराम से पहचाना जा सकता है। चीता का जो मुंह है यहाँ पर आपका, सॉरी जो नेक है इसकी, वो स्मॉल सी नेक देखने को मिलती है, राउंडेड सा हेड देखने को मिलता है ना। तो ये चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा, वो डिफरेंस यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसे जैगुआर की जो टेल होती है, जो इसकी पूंछ होती है, वो यहाँ पर काफ़ी छोटी होती है चीता और लेपर्ड के कंपैरिजन में। अब जब हम लोग बात करते हैं चीता की, तो आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये भी काफ़ी चर्चा में है। तो चीता भी आपको दो प्रकार के देखने को मिलते हैं, एक आता है अफ्रीकन चीता और दूसरा आता है एशियन चीता। तो अफ्रीकन और एशियन दोनों के बारे में बता रहा हूँ, आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहली चीज़, अफ्रीकन चीता का साइंटिफिक नेम क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है एसिनोनेक्स जुबैटस। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करें तो ब्राउनिश कलर का देखने को मिलेगा, गोल्डन सी इसकी स्किन पाई जाती है, और इसकी जो स्किन है वो एशिया वाले चीता से थोड़ी सी मोटी होती है, क्योंकि अफ्रीकन और एशियाटिक दो चीता हैं। तो एशियाटिक चीता से जो खाल होती है अफ्रीकन वाले की, वो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी होती है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया आपको अफ्रीकन चीता के ऊपर कुछ स्पॉट्स और लाइंस वगैरह इनके मुंह पर देखने को मिल जाती है। ठीक है, स्पॉट्स के साथ साथ मुंह पर कुछ इस प्रकार से ये लाइंस देखने को मिल जाती हैं, जैसा आप लोगों ने यहाँ पर इस पिक्चर में देखा। आगे आते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर हज़ारों नंबर में ये चीता पाए जाते हैं। बाकी अब जो बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन बनेगा वो इस वाले एरिया से बनेगा। जैसे कि इस अफ्रीकन चीता का आईयूसीएन स्टेटस पूछा जा सकता है। आईयूसीएन स्टेटस रेड लिस्ट में कहाँ पर स्थित है? तो ये वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है, यानी कि इसकी प्रजाति काफ़ी खतरे में है, इसको बचाने की आवश्यकता है। उसके बाद साइट्स के अंदर बात करें, साइट्स तो यहाँ पर आप देख पाओगे अपेंडिक्स 1 के अंदर है, यानी कि यहाँ पर बेसिकली आप इसका व्यापार वगैरह बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद WPA के अंदर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर में ये शेड्यूल 2 के अंदर डाला गया है, यानी कि यहाँ पर इसको एक प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। अगर कोई इसका शिकार करता है तो उसके ऊपर मतलब पूरी तरह से कार्रवाई होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं, फिर ये हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने अभी अफ्रीकन चीता के बारे में कवर किया है। अब बात करते हैं एशियाटिक चीता के बारे में। जब एशियाटिक चीता के बारे में जानोगे तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? तो इसका साइंटिफिक नेम है एसोनेक्स जुबैटस वेनेटिकस। ठीक है, ये नाम पूरा आगे लास्ट में वेनेटिकस लग चुका है। कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो अफ्रीकन चीता से थोड़ा सा छोटा होता है, यहाँ पे उसका भी कलर भी आपको येलो कलर का दिखाई पड़ता है। उसके बाद इसके बॉडी पर थोड़े से ज़्यादा फर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और ये जो एशियाटिक चीता है ये आपको सिर्फ और सिर्फ ईरान के अंदर देखने को मिलता है। आज के टाइम पर एशियाटिक चीता 100 से भी कम बचे हुए हैं, तो ये बेसिकली क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है। तो इसकी जो पॉपुलेशन है वो IUCN के अंदर क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी अंदर डाल दी गई है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी का मतलब है कि बेसिकली यहाँ पर ये ख़त्म हो चुका है। अगर ये 100 प्रजाति भी ख़त्म होती है ना, तो इस 100 प्रजाति के बाद ख़त्म होने के बाद में ये एक्सटिंक्ट कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। मतलब अब इसको फिर हम याद रखा करेंगे कि हाँ भाई, चीता नाम का कोई, यानी एशियाटिक चीता नाम का कोई जानवर हुआ करता था, अब ये ख़त्म हो चुका है। तो ये हालात हो जाएंगे। फिर साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में अगेन इसके व्यापार वगैरह के ऊपर रोक लगा रखी है, प्लस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर इसको एक मतलब रिगोरस प्रोटेक्शन दे रखी है। अगर कोई इसकी हंटिंग वगैरह करता है तो उसको यहाँ पर सजा मिलेगी। तो ये इसका प्रोटेक्शन स्टेटस हो गया। बाकी भारत के अंदर आखिरी बार कब कब चीता देखा गया है तो वहाँ पर बताया गया 1940, 1912, 1932, इस प्रकार से यहाँ पर ये कुछ डेटा दिया गया है। आखिरी बार बेसिकली 1947 के अंदर ये चीता देखने को मिला था। आप लोगों ने इसके बारे में चीज़ें क्लियर कर ली। आगे आते हैं, यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर ही ली है। अब बात करते हैं इस चीता को सबसे बड़ा खतरा क्या, मतलब ये प्रजाति खत्म हो गई है, मतलब थ्रेट क्या था, क्या खतरा था?
सबसे बड़ा खतरा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि क्या होता है, मानव और इंसान के बीच में काफ़ी बार लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो चीता और इंसानों के बीच में लड़ाई हो जाती है, जिसमें यहाँ पर कभी इंसान मर जाता है, कभी चीता को मार दिया जाता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि जहाँ पे जो चीता रहता है उसका जो हैबिटेट है वो ख़त्म होता चले जा रहा है, लगातार डिस्ट्रक्शन हो रहा है, लगातार डिफॉरेस्टेशन, पेड़ वगैरह की कटाई हो रही है, जंगल खत्म हो रहे हैं, ये भी कारण रहा। प्लस यहाँ पर चीता का जो शिकार है वो ख़त्म होने लगा, अब शिकार खत्म होने लगा, प्लस इलीगल यहाँ पर ट्रेडिंग वगैरह होने लगी थी चीता की, इसकी वजह से यहाँ पर ये ख़त्म हो गए। और डिफॉरेस्टेशन और एग्रीकल्चर मैंने आपको बता ही दिया है। फिर साथ ही साथ इसमें एक और इम्पैक्ट पड़ा है क्लाइमेट चेंज का, यानी कि लगातार जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो तो बढ़ रही है, यानी जनसंख्या बढ़ रही है, और जनसंख्या बढ़ रही है इसकी वजह से दिक्कत और बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ में क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम भी बढ़ रही है, यानी कि हम लोग देखें तो गर्मी भी लगातार इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। ये कुछ यहाँ पे खतरा बनकर आया चीता के लिए, जिसकी वजह से ये जो चीता हैं वो ख़त्म हो गए। अब इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं चीता को बचाने के लिए। तो हमारा जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसने लगभग 260 करोड़ का ये जो प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया, जहाँ पे हम लोगों ने फोकस किया कि हम लोग लगभग चीता को रीइंट्रोड्यूस करेंगे भारत के अंदर में, अफ्रीका से लेकर आएंगे और अपने भारत के अंदर खासकर जो मध्य प्रदेश का कुनो पालपुर नेशनल पार्क है वहाँ पर उन चीता को रखा जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि ये कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये एग्जैक्टली आप देख पाओगे इंडिया का मैप हुआ और इधर आपको मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में एग्जैक्टली कुनो नेशनल पार्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट हमारा फोकस ये है कि आने वाले टाइम पर जो भी लोकेशन आपको इस पिक्चर में दिख रही है, इन सभी लोकेशंस पर हम लोग चीता को वापस से लेकर आएँ। जैसे कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर, गुजरात के अंदर और उसके बाद यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर, ये जो 3 जगह हैं यहाँ पर हम लोग इन चीता को वापस से रीइंट्रोड्यूस करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग कुनो पालपुर नेशनल पार्क में लेकर आ रहे हैं। अब मैंने आपसे बोला था एक पॉइंट में आपको लास्ट में डिस्कस करूँगा, कुनो नेशनल पार्क के अंदर इन चीता को क्यों लेकर आया जा रहा है, उसके पीछे कारण समझो। पहला कारण यह है कि भाई वहाँ पर एक टाइम पर चीता रहा करते थे, तो चीता के लिए एक सूटेबल प्लेस माना जा रहा है। प्लस वहाँ का जो वेजिटेशन है, वहाँ का जो एरिया है, वहाँ का जो आपको एक तरीके से पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे, वो सब आइडियल हैं, वो सब चीता के लिए सूटेबल हैं। प्लस वहाँ पे शिकार भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये चीज़ें सही रहेंगी। प्लस उसके आसपास भी गाँव बहुत कम है, तो यहाँ पर इसी वजह से मध्य प्रदेश का कुनो नेशनल पार्क चुना गया है। तो कुनो नेशनल पार्क के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जान लो, इंपॉर्टेंट है। कुनो नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश का है, एक यूनिक सी आपको इसकी जगह देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो आज के टाइम पर जानवर रहते हैं वो चीता, सांबर, नीलगाय, वाइल्ड पिग, चिंकारा और कैटल, ये सारे जानवर पाए जाते हैं। आज के टाइम पर अगर हम लोग बात करें, जो लेपर्ड वगैरह है वो यहाँ पर बहुत कम देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो टाइगर वगैरह है वो भी इकलौता टाइगर आपको इस वाले कुनो नेशनल पार्क के अंदर देखने को मिल जाता है। ठीक है ना, ये इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जानी चाहिए, मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया। बाकी भारत के अंदर कितने टोटल टाइगर रिजर्व से नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रा टोटल नंबर लिख दो। बाकी यहाँ पर आप देख पाओगे ये सारे टाइगर रिजर्व्स के बारे में चर्चा की जा रही है। कुनो नेशनल पार्क के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसकी लोकेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ, इसी वजह से ये मैप लगा दिया गया था। चलो फिर आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं भारत ड्रोन महोत्सव 2022 के बारे में। यह भारत ड्रोन महोत्सव क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। पहले आप लोग यहाँ पर ये जानो ड्रोन क्या होता है। तो ड्रोन आपने काफ़ी बार देखा होगा, इस प्रकार से ड्रोन है ना, इसको रिमोट से उड़ाया जाता है। प्लस अभी तो हम लोग यहाँ पर और भी काफ़ी आगे निकल चुके हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रोन्स लॉन्च होने लगे हैं। आजकल ड्रोन्स का इस्तेमाल जो है मैरिज यानी शादी वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। नव बात करें तो इसके ऊपर आर्टिकल्स काफ़ी सारे पब्लिश हुए हैं। तो अभी भारत ने क्या किया, ड्रोन को लेकर भारत एक ड्रोन महोत्सव रखा था प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर। तो इस महोत्सव के अंदर ड्रोन को एक वैल्यू दी गई है। इसको लेकर आप देख पाओगे प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी सारे यहाँ पर ट्वीट कर रखे हैं, जैसा यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको लेकर भारत में एक उत्साह देखने को मिल रहा है, और इसकी वजह से यहाँ पर आने वाले टाइम पर काफ़ी सारा रोजगार जनरेट हो सकता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर एक कॉन्ट्रीब्यूशन मिल सकता है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 और 3 से रिलेट कर पाओगे। सिलेबस के अंदर कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ और गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशन, यहाँ से ये आर्टिकल रिलेट हो जाएगा। तो इंडिया की जब ड्रोन के बारे में चर्चा करेंगे तो ये जो महोत्सव हुआ है, ये इस महोत्सव को रखा गया कहाँ पे, प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर। यहाँ पे लगभग 120 से ज़्यादा जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर है जो कि ड्रोन को बनाते हैं, उनके साथ में डिस्कशन हुआ, उनका इंटरेक्शन हुआ, काफ़ी सारे सेशंस रखे गए। 10,000 से ज़्यादा लोग थे जो कि यहाँ पर विजिट करे हैं। प्लस यहाँ पे बहुत सारे लोग यहाँ पर विजिट करें। ये 27 और 28 मई को महोत्सव पूरा का पूरा मनाया गया था। तो इंडिया का अभी तक का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल या ड्रोन महोत्सव हुआ है, ध्यान रखना इसके बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ कि हम लोगों ने थोड़ा सा अल्टीमेट लेवल के ड्रोन पर आ चुके हैं। ये ड्रोन टैक्सी है, इस ड्रोन टैक्सी के ऊपर भी काम किया जा रहा है, मेड इन इंडिया ड्रोन टैक्सी के ऊपर।
अब ड्रोन्स होते क्या हैं आप लोगों ने देख लिया है। ड्रोन बेसिकली एक अनमैन्ड एयरक्राफ्ट है, यहाँ पर कोई इंसान नहीं बैठा, रिमोट कंट्रोल के माध्यम से यहाँ पर इन ड्रोन को उड़ाया जाता है। लेकिन आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी ऐसी आ चुकी है, ह्यूमन कंट्रोल भी है प्लस रिमोटली पायलटेड वाला भी आपको देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी आगे हम लोग निकल चुके हैं। ये जो ड्रोन सेक्टर है ये बेसिकली किसके अंडर में आता है, तो यहाँ पर आप देख पाओगे सिविल एविएशन के अंदर में आता है। तो सिविल एविएशन की जो मिनिस्ट्री है उसके मिनिस्टर हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसा आप लोग यहाँ पर इनका पिक्चर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे ड्रोन के बारे में ऑलरेडी हमने देख लिया। ड्रोन के फ़ायदे क्या हो सकते हैं, देखो ड्रोन के काफ़ी सारे फ़ायदे हो सकते हैं। एग्रीकल्चर के अंदर हम अपने कृषि वाले क्षेत्र में ड्रोन का काफ़ी बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स को अगर छिड़कना है तो ड्रोन से छिड़के जा सकते हैं। यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत ध्यान से सुनना इंपॉर्टेंट है। जितने भी यहाँ पर इशू डिस्कस किए हैं, जितने भी इश्यूज़ मैंने जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी है, वो एक एक पॉइंट आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनते हुए चलना। पीडीएफ आपको भी टेलीग्राम पर दिया ही गया है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एग्रीकल्चर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर एग्रीकल्चर के अंदर आप लोग इस प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ों का छिड़काव कर सकते हो इस ड्रोन के माध्यम से, है ना। और ड्रोन के माध्यम से क्या होगा, फ़ायदा ये मिलेगा कि हर जगह पर बराबर छिड़काव हो पाएगा, कहीं पर ज़्यादा कहीं पर कम नहीं हो पाएगा। अगर इंसान हाथ से करता है तो उसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस आते हैं, लेकिन यहाँ पर मशीन से करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। फिर एग्रीकल्चर के बाद दूसरा डिफेंस सेक्टर देखने को मिलेगा। डिफेंस सेक्टर में आतंकवाद से लड़ने के लिए ड्रोन काफ़ी ज़्यादा मददगार रहने वाला है, प्लस निगरानी रखने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, ठीक है, रिमोट एरियाज़ में कुछ यहाँ पे सॉल्यूशन देने के लिए ये ड्रोन काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। उसके साथ हेल्थ पर्पज़ के लिए, इनफैक्ट कोरोना के टाइम पर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया था। तेलंगाना के अंदर, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर इन्होंने अप्रूवल दे दिया कि हम ड्रोन से क्या करेंगे, वैक्सीन की डिलीवरी करेंगे, और वैक्सीन की डिलीवरी करी भी गई थी। तो ड्रोन्स के माध्यम से यहाँ पर वैक्सीन्स को रिमोट एरियाज़ में जहाँ पर हम लोग प्रॉपरली नहीं पहुँच पा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की काफ़ी कमी है, तो वहाँ पर हम लोग ड्रोन्स के माध्यम से पहुँच सकते हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया मॉनिटरिंग के बारे में। ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिल रही है, इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया भारत सरकार के थ्रू। अब यहाँ पर बेसिकली मेजर फोकस ये है कि हम लोग सही से चीज़ों को मॉनिटर कर पाएँ। हमारी जो पॉपुलेशन है, कौन सा एरिया जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, तो इस प्रकार के सर्वे भी कर सकते हैं। वो सारी मॉनिटरिंग वगैरह ड्रोन के माध्यम से की जा सकती है। तो ये सारे फ़ायदे ड्रोन को देखने को मिलते हैं। अब ड्रोन से एक फ़ायदा ये भी है, रियल टाइम सर्विलेंस किया जा सकता है, यानी कि प्रॉपर निगरानी रखी जा सकती है। चोरी डकैती के ऊपर भी यहाँ पर एक तरीके से फोकस किया जा सकता है, प्लस एसेट्स के ऊपर यहाँ पर सर्विलांस किया जा सकता है, उसके ऊपर ध्यान रखा जा सकता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग फॉरेस्ट के लिए, जंगल के अंदर जंगल की मॉनिटरिंग करने के लिए, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे मेंशन किया गया कोई हंटिंग वगैरह हो रही है तो उसको भी रोका जा सकता है। जंगल के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यहाँ पर हंटिंग वगैरह करा, उसको रोका जा सकता है। कंस्ट्रक्शन में इस प्रकार से यहाँ पर चीज़ों को ऊपर से देखने के लिए, मॉनिटर सर्विलांस करने के लिए यहाँ पे ड्रोन्स का यूज़ किया जा सकता है, ये बताया गया। हेल्थ केयर के अंदर तो हम यूज़ कर ही सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। फिर इसके बाद ड्रोन का इस्तेमाल आजकल जंगल के अंदर जो आग लग जाती है उसको बुझाने में भी इस्तेमाल हो रहा है। जैसा आप देख पाओगे यहाँ पे आग लगी हुई है, ड्रोन से यहाँ पर आग बुझाई जा रही है। इसी प्रकार से जंगल के अंदर आग लगी हुई है तो ड्रोन से यहाँ पर आग बुझाई जा रही है। तो ड्रोन्स का अपने आप में यहाँ पर काफ़ी यूज़ बढ़ जाएगा आने वाले टाइम पर। तो ड्रोन्स के फ़ायदे, एनवायरमेंट को बचाना, कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी, काफ़ी सस्ते में यहाँ पर हाथ लग जाता है, काफ़ी सस्ते में आराम से मिल जाता है। तो ये सारे फ़ायदे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर आपको काफ़ी सारा मदद प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी, नुकसान ये है कि भाई इसको हैक किया जा सकता है, उल्टा ही आपके ऊपर इस्तेमाल किया जा सकता है। और वेदर ख़राब होगा तो आप ड्रोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ड्रोन को उड़ाने के लिए भी नॉलेज और स्किल चाहिए, ठीक है। तो ये सारे इश्यूज़ देखने को मिल जाते हैं ड्रोन्स को लेकर। अब इन्हीं ड्रोन्स को लेकर हमारी सरकार पिछले साल ड्रोन रूल्स लेकर आई थी। तो ड्रोन को लेकर भी देखो, मेरा मकसद ये है, कोई भी टॉपिक उठाओ तो उसका अगला पिछला सब कवर कर लो, ठीक है ना। और यूपीएससी में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपने एक टॉपिक को कब का पढ़ा है। तो हमने ड्रोन्स अब पढ़ लिया, महोत्सव हुआ था 2021 में, ये पिछले साल मैंने आपको कवर करवाया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता पाता हूँ कि हाँ पिछले साल कवर करवाया था, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे पास नोट डाउन करी हुई हैं। मैं मतलब एक जैसे टेलीग्राम ऐप है ना, वहाँ पे मेरा एक अलग से प्रोफाइल बना हुआ है, मतलब एक अलग से मैंने चीज़ सेट कर रखी है जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपने टॉपिक डालता हूँ। तो वो टॉपिक मैंने कब कब पढ़ाए हुए हैं वो तारीख मेंशन आती है। इसी वजह से मैं आपको तारीख बता देता हूँ कि हाँ पिछले साल मैंने दिसंबर के इस तारीख को या नवंबर के इस तारीख को पढ़ाया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसी वजह से ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो इसी वजह से मैं आपको सारी चीज़ें कनेक्ट करके पढ़ा पाता हूँ। तो ड्रोन्स के बारे में यहाँ पे बात करें तो ड्रोन्स जो है इससे पहले साल 2021 में चर्चा में था। साल 2021 में हमारी मिनिस्ट्री ने ड्रोन्स को लेकर नए रूल्स को लाया था, और नए रूल्स में यहाँ पर मेंशन किया गया था कि देखो, अगर पहले आपको ड्रोन अगर ख़रीदना था तो उस ड्रोन को ख़रीदने के लिए आपको बहुत सारे पेपरिंग की वर्क की ज़रूरत, पेपर वर्क लगता था, यानी कि आपको बहुत सारी फाइल वगैरह का फॉर्म वगैरह फिल करने पड़ते थे। तो ये सारे इश्यूज़ आते थे। पता है, अगर आपको पहले ड्रोन ख़रीदना था तो लगभग आपको 72 फॉर्म्स फिल करने पड़ते थे। तो कोई ख़रीदता ही नहीं था यार, 72 फॉर्म फिल करने पड़ रहे हैं।
अलग अलग फॉर्म फिल करवाए जाते थे। आज के टाइम पर ये फॉर्म बिल्कुल कम हो चुके हैं। ठीक है, 72 से 25 करे गए, 25 से यहाँ पर आप कह सकते हो इसको लगभग 4 कर दिया गया है। तो अभी यहाँ पर बेसिकली आप कह सकते हो कि लगभग मतलब 4 फॉर्म भरने पड़ते हैं, 4 से 6 फॉर्म आपको भरने पड़ते हैं और 4 से 6 फॉर्म में काम हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ड्रोन आज के टाइम पर ये काफ़ी हद तक ईजी हो चुका है परचेज़ करना। ठीक है, जो फॉर्म वगैरह है वो आज के टाइम पर कम एक तरीके से भरवाए जाते हैं, प्लस उसके बाद जो फीस वगैरह होती है वो भी डाउन कर दी गई है। ठीक है, ये फ़ी वाला है, जो 72 वाला है ये फ़ी वाला है। ये जो पेपर वर्क है वो पहले 25 हुआ करता था, इसको 6 कर दिया गया है और फ़ी वगैरह भी कम कर दी गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि पहले कहाँ कहाँ पे उड़ाना है, कहाँ कहाँ पर नहीं उड़ाना है, इसको लेकर पता नहीं इजाज़त थी नहीं थी। अब यहाँ पर एक आपकी गाइडलाइंस आ चुकी हैं, वो गाइडलाइंस के आपको मैं आगे बताता हूँ। लेकिन उससे पहले ये भी जान लो, जो ड्रोन्स हैं लगभग 5000 किलोग्राम तक का भी जो ड्रोन है इसको अलाउ किया गया है, यानी कि आप ड्रोन वाली जो टैक्सी है वो तक उड़ा सकते हो। ठीक है ना, तो ये सारे फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। नाउ यहाँ पे मैंने आपको बताया ड्रोन्स को लेकर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर आए गए हैं 2021 के अंदर। तो पेपर वर्क कम कर दिया गया, अब आप ड्रोन को आराम से खरीद तो पाओगे, लेकिन उड़ा कहाँ कर पाओगे। तो उड़ाने के लिए बेसिकली 3 जोन्स को डिवाइड कर दिया गया, ग्रीन जोन, येलो जोन और रेड जोन। ग्रीन जोन कौन सा एरिया है, तो ग्रीन जोन यहाँ पर हर एक एरिया है। येलो जोन और रेड जोन को छोड़कर बाकी जो एरिया है वहाँ पर आप लोग ऊंचाई पर 400 फीट की ऊंचाई तक ड्रोन आराम से उड़ा सकते हो। इसमें आपको कोई भी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप 400 फीट तक आराम से उड़ाओ। लेकिन जब आप येलो जोन में आ जाओगे, यानी 400 फीट से जब आप ऊपर जाने लगोगे, तो यहाँ पर एक परमिशन की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पर एक परमिशन चाहिए होती है आपको। फिर उसी के बाद यहाँ पर रेड जोन होता है कुछ ऐसा एरिया जो कि बॉर्डर के पास वगैरह किसी दूसरे कंट्रीज के साथ में बॉर्डर वगैरह है, वो वाला एरिया हो गया जहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ती है। बेसिकली यहाँ पर ड्रोन उड़ाना अलाउ ही नहीं है। येलो जोन में भी अलाउ है, लेकिन यहाँ पे आपको परमिशन चाहिए होती है। येलो जोन के अंदर एक एरिया एयरपोर्ट वाला भी आता है कि यहाँ पर एयरपोर्ट के जो 8 से 12 किलोमीटर का जो एरिया है वहाँ पर भी ड्रोन अगर उड़ाना है तो उसके लिए भी परमिशन चाहिए होती है, क्योंकि यहाँ पर फिर वो एरोप्लेन के लिए काफ़ी बड़ा खतरा बन सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर ड्रोन्स को लेकर हो गई। ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन क्या है ये मैंने आपको बता दिया। अब ये हो गया, तो पिछले साल 2021 के अंदर ये रूल्स लेकर आए गए थे। और उससे पहले एक बार और चर्चा में था, उससे पहले एक बार चर्चा में ये इसलिए था क्योंकि ड्रोन को लेकर PLI स्कीम को जारी कर दिया गया है, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। हम लोग ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग को भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को जारी किया, बोला कि आने वाले 3 साल के लिए 120 करोड़ रुपए ड्रोन इंडस्ट्री के लिए हम लोग एलोकेट कर रहे हैं। और यहाँ पर बेसिकली बोला गया जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा 5000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। मतलब कि ये बोला जा रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग PLI स्कीम के अंदर ये सारा पैसा देंगे ड्रोन सेक्टर के लिए, तो ड्रोन सेक्टर के लिए जब ये पैसा अनाउंस किया जाएगा तो इसमें क्या होगा, जो मैन्युफैक्चरर हैं यानी ड्रोन बनाने वाले जो लोग हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, वो यहाँ पर आएंगी क्योंकि उनको यहाँ पे ये सारा इंसेंटिव मिलने वाला है। सरकार ने बोला कि आप प्रोडक्शन करो, आपको उसके बदले में इंसेंटिव मिलेगा। तो इन इंडस्ट्रीज़ ने यहाँ पर ड्रोन बनाना स्टार्ट किया। अब ड्रोन बनाना स्टार्ट किया तो इससे यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर ड्रोन्स का प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा। तो इंडिया बेसिकली एक टाइम पर बहुत सारा जो ड्रोन है वो मंगाया करता था बाहर दूसरे कंट्री से। तो यहाँ पर हम लोगों को मदद मिलेगी कि यहाँ पे हम लोग जो इम्पोर्ट वगैरह है उसके ऊपर एक कट डाउन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट करना बंद कर देंगे, हमें खुद फ़ायदा मिलेगा, अपने कंट्री के अंदर बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग करने के साथ साथ जब हम लोग सरप्लस में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इसको एक्सपोर्ट करना भी चालू कर देंगे। तो ये हमारा मेजर फोकस है। यहाँ पर एविएशन हमारा एक्सपेक्ट ये करता है कि आने वाले टाइम पर ड्रोन सेक्टर के अंदर लगभग 5000 करोड़ तक का आने वाले 3 सालों में इन्वेस्टमेंट होगा। प्लस इसी से यहाँ पर काफ़ी सारी नौकरियाँ भी जनरेट होंगी। ड्रोन सेक्टर के अंदर लगभग 10,000 से ज़्यादा नौकरियाँ जनरेट होने वाली हैं, डायरेक्ट जॉब्स, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बहुत सारी जॉब्स जनरेट होंगी, ऐसा भी बताया जा रहा है। तो ये सारी बातें हो गई। प्लस किसान भाइयों के लिए यहाँ पर ड्रोन सेक्टर को लेकर एक और इन्फॉर्मेशन जारी करी गई है। किसानों को ड्रोन खरीदने के लिए यहाँ पर जो मोदी सरकार है वो 50% यानी 5 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। तो यहाँ पर ताकि जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर यहाँ पे जो फार्मर्स है वो इस ड्रोन का इस्तेमाल कर सकें। तो ये सारी बातें आपको ड्रोन्स को लेकर देखने को मिल जाती है। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है ड्रोन्स को लेकर, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको जानने को मिला है। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे, कुछ छोटे आर्टिकल्स भी थे, बड़े आर्टिकल्स भी थे, सभी मैंने यहाँ पर कंबाइन करके आपके साथ में डिस्कस किए हैं। और मेरी कोशिश यही रहती है कि हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग मैं आपको एक एक इन्फॉर्मेशन, उसका बैकग्राउंड, कब कब वो चर्चा में था, प्लस करंट टाइम पे क्यों चर्चा में, वो सारी दे सकूँ। और आई होप आपको मज़ा आ चुका है, बहुत कुछ आप लोगों ने जाना है। बाकी आप लोगों की डिमांड थी कि जो योजना मैगज़ीन है उसका भी एनालिसिस ले आओ, है ना। योजना कुरुक्षेत्र में से किसी एक मैगज़ीन का एनालिसिस कर लो, तो योजना का कर लो, योजना की डिमांड काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो उसके लिए भी यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ।
यह है ना कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, अब उसके लिए भी पीपीटी प्रिपेयर करनी पड़ेगी, पूरा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो मैगज़ीन क्रिएट हो पाएगी। तो इसके चक्कर में हाँ काम किया है। अब थोड़ा बहुत मैंने तैयार कर लिया, कुछ दिनों से लगा पड़ा हूँ, उसमें जो थोड़ा थोड़ा टाइम मिल रहा है ना, तो वो टाइम मैंने यहाँ पर मैगज़ीन की पीपीटी तैयार करने में लगा दिया है। तो वो जो मैगज़ीन है वो भी मैं यहाँ पे तैयार करके अपलोड कर दूँगा, तो उसके लिए परेशान मत होना। हो सकता है यहाँ पर कल नहीं तो परसों, 1-2 दिन में यहाँ पर अपलोड कर पाऊँ। बाकी आपका जो मंथली करंट अफेयर है, मंथली कंपाइलेशन भी अपलोड हो जाएगा। वैसे मैंने रिकॉर्ड कर दिया, आपका ये जो करंट अफेयर का वीडियो है ये 1 दिन पहले अपलोड होता है। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देना चाहता हूँ कि जो आपका मंथली कंपाइलेशन है वो 4 जून, यानी कि 4 जून को सुबह 5 बजे वो अपलोड हो जाएगा। मई के महीने के सारे करंट अफेयर उसके अंदर मैंने कवर कर दिए हैं। और फिर उसके बाद में मंथली करंट अफेयर के कंपाइलेशन का जो उसका पीडीएफ है, वो पीडीएफ भी मैंने आपको जो है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। हर हर महीने के पीडीएफ आपको मिले हैं टेलीग्राम पर, तो मई के महीने का पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। तो आपको कंपाइलेशन के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं मई का कंपाइलेशन नहीं आया। अब आपका कंपाइलेशन आ रहा है रेगुलर, और रेगुलर आता रहेगा, ठीक है ना। तो ये पहले भी कंपाइलेशंस आ चुके हैं और उनके पीडीएफ अगर आपके पास आ चुके हैं तो ये भी आ जाएगा, तो उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना होना। और योजना मैगज़ीन के लिए आप परेशान थे तो उसके लिए भी सोल्यूशन लेकर आ रहा हूँ मैं। योजना मैगज़ीन का एनालिसिस मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। नाउ इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।